अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ टॉपिक इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से किसी भी रिएक्शन को ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले एक इक्वेशन है ए प्लस बी गिव्स अस सी प्लस डी। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पे ये रिएक्टेंट है और इस साइड पे प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ा था, जिसके मुताबिक हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मासेस और द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन था। यहाँ पे हमें पता है ये रिएक्टेंट हैं तो इनके एक्टिव मासेस से प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने लॉ ऑफ मास सेक्शन को फॉलो करते हुए इस इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट ए है और एक्सपोनेंट बी है, ये दोनों हम लोगों को बताएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, लाइक जो एक्सपोनेंट ए है ये मुझे ये वाली जो एक्सपोनेंट ए है ये मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देगी विद रिस्पेक्ट टू ए, और ये जो एक्सपोनेंट बी है ये मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देगी विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक हो गया। तो अब आप लोग कहते हो कि ए विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता रहा है, बी विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता रही है। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका होगा सम ऑफ एक्सपोनेंट, यानी ए प्लस बी जो है जब आप इनको सम अप करोगे तो ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर देगी। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपके पास उसने लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हुज कंसंट्रेशन आल्टर एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। इस लाइन को समझने की ज़रूरत है। आपको वो कहते हैं कि आपके पास कौन से रिएक्शन होंगे जिनका ऑर्डर फाइंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोग कहते हो वो रिएक्शन जहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है ना, इनकी कंसंट्रेशन जो है वो चेंज होती रहे। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पे कोई केमिकल चेंज हो रहा है, जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वेरी कर रही है, उसके लिए आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हो। ठीक, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये आपके पास 0 भी हो सकते हैं, ये आपके पास 1 भी हो सकता है, ये आपके पास 2 भी हो सकता है, ये आपके पास 3 भी हो सकता है, और ये आपके पास फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं, यानी पॉइंट्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी आ सकता है। ठीक है, अब एक और बात सुन लीजिएगा। आप कहते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिर कहाँ से फाइंड हो रहे हैं? इक्वेशन के थ्रू फाइंड हो रहे हैं। यहाँ पे ही आपको पता चल रहा है कोफिशिएंट जो हैं ये आपकी जो बेसिस हैं ये आपके एक्सपोनेंट में चेंज हो रही हैं। तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक तो इक्वेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हो, दूसरा आप इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हो। ठीक है, तो हम लोग वो देख लेते हैं कि हर दफ़ा आप इक्वेशन देख के ये नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये है। बाज़ औक़ात एक्सपेरिमेंट पे भी आपको चलना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन पॉसिबल है आ जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसमें आपके पास जो एग्जांपल है आपने मैक्सिमम 3 एग्जांपल जो हैं वो एक्सप्लेन कर देनी है। ठीक है, सबसे पहले उसने जो एग्जांपल आपको दी है वो क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इन्वॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, अब आपने यहाँ पे नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है ये डिकम्पोज हो रहा है, ये इक्वेशन आपने याद कर लेनी है। अगर आप इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखो तो वो क्या होगा? रेट इक्वल्स टू के, ठीक है, NO2 और इसकी पावर आप 2 लिखोगे। ठीक, अब आपने जो पढ़ा था, आपने कहा था ये जो पावर है ये आपको बताएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करूँ तो मुझे पता चल रहा है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअली में ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। ठीक है, हमने पहले बात की ना कि हम सब हर दफ़ा इक्वेशन से नहीं बता सकते कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बाज़ औक़ात एक्सपेरिमेंटली भी फाइंड करना पड़ता है। तो आपने जब एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया कि डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो है ये आपके पास क्या है, यहाँ पे देखिएगा ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये कैसे पता चला? ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो क्लास यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक, तो आपने टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की ब्रेक डाउन करानी है पानी की मौजूदगी में। ठीक है, अब उसने यहाँ पे कहीं पे ये कहा है कि कितना पानी है, 5 ml है, 10 ml है, 200 ग्राम है, 300 ग्राम है।
नहीं, उसने नहीं बताया हमें। उसने कहा आपका दिल कर रहा है आप जितना मर्जी पानी ले लो, ठीक है। तो मतलब ये वाटर जो है ये आपके पास क्या है, एक्सेस में है, ठीक है। वाटर क्या होता है, एक्सेस में है यहाँ पे। तो वाटर एक्सेस में है। अभी आपको एक एग्जांपल मैं याद करा दूँ, जब आप लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में। आपने कहा था वो आपके पास जो कबाब और सैंडविच की एग्जांपल थी, जिसमें आप लोग कह रहे थे कि एक कबाब एक्स्ट्रा है लेकिन जो स्लाइस हैं ब्रेड के वो कम है। अगर ब्रेड के स्लाइस और होते तो आपका एक सैंडविच और बन जाता, ठीक है। तो उसमें जो लिमिटिंग रिएक्टेंट था वो क्या था, ब्रेड। वो ब्रेड के स्लाइस जो थे उस पर आपके जो सैंडविच की अमाउंट थी वो डिपेंड कर रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वाटर आपके पास एक्सेस में है, लिमिट में क्या है आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे, वाटर पे रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपने इस इक्वेशन को देख लेना है। और आप यहाँ पे अब देखिए मैंने आपको पहले कहा कि रेट किस पे डिपेंड करे, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे। तो आप यहाँ पे लिखते हैं रेट इक्वल्स टू के टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात सुन लीजिएगा, जहाँ पे कोई सॉल्वेंट एक्सेस में हो, ठीक है, लाइक वाटर एक्सेस में है, अल्कोहल एक्सेस में है, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हो स्यूडो, ठीक है। स्यूडो मीन्स फॉल्स, यहाँ पे ये लिखें, लिखा हुआ है स्यूडो, ठीक है। आपने वर्ड यूज़ किया स्यूडो का। उसके अलावा आप इस इक्वेशन को देखते हुए क्या बता सकते हो कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो आपने लिखा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है कि ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड विद ओजोन। आपके पास ऑक्सीडेशन होगी किसकी, नाइट्रिक ऑक्साइड की ओजोन के साथ। तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप देखो तो आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड के रिस्पेक्ट से ये फर्स्ट ऑर्डर है, ओजोन के रिस्पेक्ट से ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो ओवरऑल जो है ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये आपने कहाँ से फाइंड कर लिया, ये आपने फाइंड कर लिया है इस इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। इस इक्वेशन को देखते हुए आपने फाइंड कर लिया कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। मैंने आपको पहले कहा था कि आप हर दफ़ा नहीं कहते, आप हर दफ़ा इक्वेशन से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हर दफ़ा आप एक्सपेरिमेंट से प्रेडिक्ट नहीं करते, ठीक है। दोनों मेथड चलते हैं। इसी तरह आप ये देखिएगा नेक्स्ट जो है आपके पास उसने लिखा हुआ फेरिक क्लोराइड पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन कर रहा है और आपके पास फेरस आयोडाइड और पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूं तो मेरे पास क्या आएगी, अगर मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन को देखते लिखूंगी, एक्सप्रेशन के इक्वल्स टू FeCl3, इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, ठीक है। और इसी तरह पोटेशियम आयोडाइड इसके ऊपर मेरे पास 6 आएगा। तो अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो इसका रिएक्शन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 2 + 6 = 8। तो 8 ऑर्डर रिएक्शन मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। मैंने क्या बात की थी, मैंने कहा 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं या फ्रैक्शन में जा सकते हैं, लेकिन कहीं पे मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 8 नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के थ्रू मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड नहीं कर सकती, मुझे एक्सपेरिमेंटली इसको फाइंड करना होगा। तो एक्सपेरिमेंटली जब मैंने फाइंड किया तो मुझे पता चला रेट इक्वल्स टू के FeCl3 एंड KI², ठीक है। तो यानी ये यहाँ से अगर इस एक्सप्रेशन को देखो तो मेरा रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 3 है, ठीक है। तो अब मैंने ये जो इक्वेशन है इसके अंदर कौन से स्टेप पे इन्वॉल्व है उनको स्टडी करूँगी। तो मैं देखती हूँ, पहले मेरा फेरिक क्लोराइड पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है और मेरे पास फेरस ऑक्साइड आयोडाइड और पोटेशियम क्लोराइड साथ में क्लोराइड आयन बन रहे हैं, ठीक है। और जबकि मेरी मेन इक्वेशन में क्लोराइड आयन नहीं है, तो मतलब ये एक स्टेप में नहीं हो रहा, ये 2 में हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करेगा क्लोराइड के साथ और आपके पास पोटेशियम क्लोराइड और आयोडाइड बनेगा। तो ऊपर वाला स्टेप जो था ये आपका स्लो स्टेप था और आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा होता है स्लो स्टेप पे, ठीक है। तो आपने इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए जो आपका एक्सप्रेशन है इसको ड्राइव किया और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर लिया। तो आपने इसको भी कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम द क्लोरोफॉर्म। तो क्लास क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आपके पास ये है CHCl3 + Cl2, ठीक है। जब क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन होगा क्लोरीन के साथ तो आपके पास बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड और साथ में HCl, ठीक है। मैंने अभी आपको कहा था कि आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में आ सकते हैं, तो ये वो एग्जांपल है। देखिए क्लोरीन जो क्लोरोफॉर्म है आपके पास इसकी पावर क्या है 1
और जो क्लोरीन है इसकी पावर क्या है, हाफ। ठीक, तो इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1.5। ठीक हो गया। इसी तरह अब आपके पास नेक्स्ट रिएक्शन है ज़ीरो ऑर्डर। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? अच्छा, ये देखिएगा, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ। लाइक मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और साथ में मेरे पास वाटर है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके मेरे पास बनाते हैं ग्लूकोज। ये आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। ठीक है, आप कहते हो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं और आपके पास ग्लूकोज बनता है। ये किस केस में होता है? फोटोसिंथेसिस के केस में। ठीक है, लाइक मैं एक लैब में जाती हूँ, लैब में जाकर मैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रख देती हूँ और मैं कहती हूँ अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि ग्लूकोज बने, ग्लूकोज बने, लेकिन ग्लूकोज नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो ये रिएक्शन है, इसमें आपका रिएक्शन जो है ये सनलाइट पे डिपेंड कर रहा है, ये अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये आपका ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें आपके पास जो रिएक्शन है वो डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो इसकी एग्जांपल आपके पास फोटोसिंथेसिस और फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हुआ तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।